इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेंटेनेंस के ऊपर मैंने 2 वीडियोस अभी अपलोड किए हैं। तो पहला वीडियो है कि अगर मेंटेनेंस का केस चलते हुए आप न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो क्या होगा, और दूसरा मैंने वीडियो डाला था कि अगर मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है और आप उसका पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा। लेकिन आज मैं यहाँ पर, वो तो पूरा प्रोसीजर था, न्यायिक प्रक्रिया थी कि किस तरीके से होता है और क्या क्या होता है लीगली, तो वो हो गया। लेकिन आज मैं यहाँ पर बात करूंगी कि मेंटेनेंस कम से कम देना पड़े आपको, तो उसके लिए आप क्या करें और उसके लिए क्या लॉज हैं। तो बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने केस को समझ सकें तो आप हमारे चैनल में बने रहिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की जानकारियां प्राप्त करते रहिए। तो मेंटेनेंस से संबंधित केस 125 CRPC यानी कि जो 144 BNS में तब्दील हो गई है, उसमें मेंटेनेंस का केस चलता है। और मेंटेनेंस का जब केस चलता है तो पत्नियां ये चाहती हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिले और पति चाहते हैं कि उन्हें कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के आपकी आमदनी दिखाती है और ये चाहती है कि बहुत मिले उसे। लेकिन जब मेंटेनेंस कम मिलता है या फिर पत्नी के खिलाफ चला जाता है जब केस, तो फिर ऐसी स्थिति में गेंद पति के पाले में चली जाती है और पत्नी तब सोचती है कि मैं सेटलमेंट कर लूँ। इतने दिन केस लड़ा, कम से कम 4-5 साल केस चलता है मेंटेनेंस का, उसके बाद उसको अगर मेंटेनेंस ना मिले तो वो काफ़ी हरास हो जाती है और फिर सोचती है कि सेटलमेंट कर लिया जाए। यहाँ पर हमको ये जानना चाहिए कि मेंटेनेंस से संबंधित क्या लॉ है। पत्नी के लिए तो बहुत सारे लॉज हैं, जैसे कि वो डोमेस्टिक वायलेंस में भी उसको मेंटेनेंस मिल जाता है, सेक्शन 9 और तलाक के केस में भी उसको मेंटेनेंस दिलाया जाता है। इसके अलावा 125 CRPC जो 144 BNS है, उसमें आपको वो तो मेंटेनेंस का केस होता ही है। तो ये सारे लॉज जो हैं पत्नी के सपोर्ट करते हैं पत्नी को और मेंटेनेंस दिलवाते हैं। लेकिन पति को मेंटेनेंस ना देना पड़े, इससे संबंधित सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, जो कि 125 के सब सेक्शन 4 में 3 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट ये है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, जिसको कि आपको न्यायालय में प्रूव करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में पत्नी आपसे मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है कि जब पत्नी अपनी मर्जी से आपका घर छोड़ के जाए तब वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। यानी कि ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, उससे संबंधित, उसके जाने से संबंधित कोई मैसेज हो, कोई ऑडियो वीडियो या फिर इस तरीके का प्रूफ हो, तो वो आपको न्यायालय में प्रूव करना पड़ेगा और कि वो अपनी मर्जी से आपको छोड़ के गई है, आपने उसको नहीं निकाला है। तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, CRPC सबसेक्शन 4 में तीसरा पॉइंट है कि जब पति पत्नी आपसी सहमति से अलग अलग रहते हैं तब मेंटेनेंस लेने की हकदार पत्नी नहीं होती है। और इसको भी प्रूव करना पड़ेगा, जब आपसी सहमति से कोई एग्रीमेंट बनवाया हो या फिर इस तरीके से रिटर्न कोई आपके पास प्रूफ हो, तो आप उसको साबित करेंगे तो मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो कि पति को मेंटेनेंस देने से बचाते हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिनके की फैक्ट्स वगैरह अगर आपके केस से मैच करते हैं, उसी तरीके के फैक्ट्स हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो नज़ीर बनते हैं और आपको उसका सपोर्ट मिलता है और आप मेंटेनेंस देने से बच जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या तो फिर बहुत कम से कम मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहली टिप ये मैं दूंगी कि आप अपने खाते में पैसा कम से कम रखें। यानी कि अपने अकाउंट से जो अगर बहुत ज़्यादा पैसा आपने रखा है उसमें,
तो उसको अपने किसी रिश्तेदार या अपने परिवार में के खाते में ट्रांसफ़र कर दें, जिससे कि आपका कभी कभी ये होता है कि जैसे आपके ऊपर मेंटेनेंस लगाया गया और आप पैसा देने से आनाकानी कर रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो कोर्ट डायरेक्ट आपके खाते को सीज भी कर सकती है और इसके अलावा आपके खाते से डायरेक्ट पत्नी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र भी करवा सकती है। तो इस स्थिति से बचें और अपने खाते में कम से कम पैसा रखें। दूसरा टिप है कि परिवार में अपने नाम से कोई व्हीकल ना रखें, जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है या फिर कार है। तो इस तरीके के व्हीकल्स आप अपने नाम से ना रखें, क्योंकि इससे आपके स्टेटस का पता लगता है न्यायालय में, आपकी पत्नी प्रूव करती है और आपके ऊपर ज़्यादा मेंटेनेंस लग सकता है। तीसरा, अगर कोई महंगी पॉलिसी ले रखी है तो जहां तक हो सके आप न्यायालय में उसका जिक्र ना करें, और अगर आ ही जाता है जिक्र तो फिर उसका जो प्रीमियम है, आप केस चलने के पहले से ये सारी चीज़ें तैयारियां कर लीजिए। ये सारी सतर्कता अगर आप बरतेंगे तो आपके ऊपर कम से कम मेंटेनेंस का चलेगा। प्रीमियम आप भरते हैं, ज़्यादा अमाउंट भरते हैं, तो किसी रिश्तेदार के खाते से ही उसका भुगतान करवाएं ताकि आप उससे बच सकें। प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी में कभी भी डायरेक्ट पत्नी का जो राइट है वो नहीं होता है। किसी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में पत्नी का राइट नहीं होता है। राइट तब होता है जब पति बिना विल किए हुए उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे में वो राइट जो है संपत्ति का पत्नी के नाम आ जाता है, या फिर पति ने अपनी विल में पत्नी के नाम लिखा हो, तब वो राइट पत्नी को मिलता है। तो इससे निश्चिंत रहें कि पत्नी आपकी प्रॉपर्टी को बंटवा सकती है, ले सकती है, उस पर कब्जा कर सकती है। तो ऐसा नहीं होता है। अब आता है अगला पॉइंट। अगर आपके माता पिता की कोई इनकम नहीं है और उनकी लायबिलिटी आपके ऊपर है, तो आप उनका मेंटेनेंस भी बांध सकते हैं। तो अपने माता पिता से अपने ऊपर केस करवा दीजिए मेंटेनेंस का, और इस तरीके से उनका मेंटेनेंस आप बांध दीजिए, और उसका जो प्रूफ है, मतलब जो भी उसके कागजात हैं, उन्हें आप डॉक्यूमेंट्स को न्यायालय में दिखा सकते हैं कि मैं अपने माता पिता को भी मेंटेनेंस दे रहा हूँ। इसके अलावा भाई बहन और परिवार के जो भी सदस्य हैं जिनकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ती है, उन सब से संबंधित, उनके खर्चों से संबंधित जितना भी लेन देन हो अपनी लायबिलिटीज़ का, उसको ऑनलाइन करें, जिसका न्यायालय में आप प्रूफ दिखा सकें। ऐसा करने से आप अपनी लायबिलिटी के चलते मेंटेनेंस आपका कम से कम कोर्ट निर्धारित करेगी। अगला पॉइंट है क्रॉस केस। अगर आप कोई नौकरी नहीं करते या रोजगार नहीं करते तो आप अपनी पत्नी पर भी मेंटेनेंस का केस कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आपको मेंटेनेंस मिले या ना मिले, न्यायालय के द्वारा ना ऑर्डर हो इसका, लेकिन ऐसा करके आप पत्नी के ऊपर प्रेशर तो बना ही सकते हैं। तो इसके अलावा अगर पत्नी जिस न्यायालय में आपके ऊपर डीवी का केस करती है, तो अपनी माँ से, अपनी बहन से आप उसके ऊपर उस सेम न्यायालय में डीवी का केस करवाइए, जिससे कि जब दोनों केस एक साथ चलेंगे तो न्यायालय आपके प्रति मेंटेनेंस कम बांधेगा और पत्नी की गलती वहाँ पर साबित होगी। अगला पॉइंट है कि आप लोन ले लें। जो भी लोन की किस्त अदा करेंगे तो उसका भी डिडक्शन आपके मेंटेनेंस में होगा, और इस तरीके से मेंटेनेंस की जो राशि है वो कम होगी। धारा 144 पीएनएस में अब इस समय दोनों को, पति को और पत्नी को भी अपना इनकम एफिडेविट देना पड़ेगा, और इनकम एफिडेविट में पत्नी भी अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने जो भी काम करती है, जो उसकी आमदनी होती है, इनकम करती है, उसका पूरा खुलासा करेगी। और आप तो अपना करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ पत्नी को भी करना पड़ेगा। अब ये नया बदलाव आया है धारा 144 बीएनएसएस में। तो ऐसी स्थिति में अगर पत्नी अपनी इनकम और अपनी जो भी एसेट्स हैं उनको छुपाती है, तो आप 340 सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन देके उसकी जांच करवा सकते हैं और झूठ को साबित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। अगर वाइफ पहले से कहीं जॉब कर रही थी और अब नहीं कर रही है, तो इस बात को भी आप प्रूव करेंगे न्यायालय में कि ये पहले काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, और अब सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए इसने उस जॉब को छोड़ दिया है। हिंदुओं में लड़कियों का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर भी हिस्सा होता है, और ऐसी स्थिति में आप ये प्रूव करें कि उसके पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसमें आपकी पत्नी का कितना हिस्सा है। और अगर
पत्नी अपनी प्रॉपर्टी को वापस अपने पिता और भाइयों को वापस कर देती है, तो ऐसी स्थिति को भी आप प्रूव करें, जहां तक हो सके इसको प्रूव करने की कोशिश करें और ये कहें न्यायालय के सामने कि ये जब इतनी संपत्ति वाली है और अपनी संपत्ति का दान करती हुई घूम रही है, अपने भाइयों और पिता को संपत्ति दान कर रही है और मुझसे पैसे वसूलने का काम कर रही है, तो ये स्थिति भी आपकी सोची जाएगी वहां पर और इस तरीके से आप मेंटेनेंस की राशि को बहुत कम कर सकते हैं या फिर मेंटेनेंस से मुक्त हो सकते हैं। अपनी इनकम को कम से कम शो करें, ज़्यादा लेन देन कैश में करें और ऑनलाइन कम करें। अपनी एजुकेशन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर न दिखाएं, अपनी योग्यता का इतना प्रदर्शन न करें कि आप बहुत ज़्यादा योग्य हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं। अपने धन का, अपनी संपत्ति का किसी प्रकार का प्रदर्शन न करें, नहीं तो ऐसी स्थिति में केस आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस देना पड़ेगा आपको। अगर किसी केस में आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाता है तो आप हाई कोर्ट में ज़रूर जाएं, आप उसकी अपील ज़रूर करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉइंट अगर आपका निचली अदालत में छूट गया है तो वो हाई कोर्ट में ना देखा जाए, हो सकता है कि वो फैसला आपके पक्ष में हो जाए। अब बात करती हूँ रिवीजन की। तो महिला कोर्ट को अपने जजमेंट को रिव्यू करने का पावर होता है। तो ऐसी स्थिति में जजमेंट पास हो जाने के बाद भी अगर आपके हाथ कोई सबूत ऐसा लग जाता है पत्नी की इनकम के रिगार्डिंग या फिर उसका अपनी मर्जी से छोड़ के जाने के रिगार्डिंग कोई मैसेज है या कोई वीडियो है कि या इस तरीके की कोई भी सबूत आपके हाथ लग जाता है, तो आप सेक्शन 5 में यानी 125 सीआरपीसी के सेक्शन 5 के अंतर्गत एप्लीकेशन देके जजमेंट को रिवाइज करने के लिए कह सकते हैं, यानी वहां पर कार्रवाई कर सकते हैं और इस तरीके से आपके जजमेंट में संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि महिला कोर्ट्स को अपने जजमेंट को रिव्यू करने का पावर मिला हुआ है। हमेशा एक अच्छा वकील कीजिए जो अनुभवी हो और जो इस तरीके के केसेस को देखता चला रहा हो, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे वकील आपके केस को बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ते हैं। और कभी भी कोर्ट में जाएं तो बहुत तड़क भड़क और बहुत फैशन से ना जाएं, सिंपल सादे कपड़ों में जाएं, बहुत जोर से ना चिल्लाएं और एग्रेसिव ना हो कभी भी, क्योंकि ये सारी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं इन सब का प्रभाव जज साहब देख रहे होते हैं और इन सब का प्रभाव बहुत ही नेगेटिव जाता है और इस तरीके से आपका केस जो है वो कमजोर पड़ सकता है और आप दोषी माने जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां तक हो सके आप बोलें नहीं, आप अपने वकील को ही बोलने दें। आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े या फिर मेंटेनेंस ना देना पड़े, इससे संबंधित ये जितने भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने दिए हैं और लॉ बताया है आपको कि क्या क्या आपको सपोर्ट करने वाले लॉज हैं जिसमें मेंटेनेंस से आप बच सकते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने केस को समझिए और आपको इससे बहुत हेल्प होगी। तो इसी तरीके की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। देखिए, आजकल झूठे केसेस में उलझाने वाली पत्नियों को ना आपसे मतलब है, ना आपके परिवार से मतलब है, ना अपनी जिम्मेदारियों से मतलब है। उन्हें बस आपकी संपत्ति, आपके पैसे, आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई से मतलब है और किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूल सकें, तो इन सब चीज़ों से मतलब है। फिर ऐसी पत्नी को आप पत्नी समझने की भूल मत करिए। अगर वो आपको कोर्ट कचहरी न्यायालय के धक्के खाने के लिए इस तरीके से आपको और आपके परिवार को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, तो फिर ऐसी पत्नियों के साथ कोई सहानुभूति या इस तरीके की मन में भावना नहीं रखनी चाहिए कि आप उनसे बहुत ज़्यादा अभी भी अटैच्ड हैं, वो आपको अपना पति नहीं मान रही हैं, तो आप भी सिर्फ एक प्रतिद्वंदी समझ के आप उनसे बिहेव करें और इस तरीके से अपने केस को मजबूत करने के लिए खुद इन सब जानकारियों से रूबरू हों और इन सब जानकारियों को रखते हुए, समझते हुए अगर आप केस में जाएंगे तो आपका पक्ष और भी मजबूत होगा और आपकी जीत होगी। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।